हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे आपसे इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट क्लास 12th की, राइट। तो क्लास 12th में जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हो, सबसे पहले मैं उसकी मार्किंग स्कीम्स के बारे में आपको बताऊंगा कि कितना पोर्शन आपको इंडियन इकोनॉमी में कवर होगा, कितने मार्क्स का इंडियन इकोनॉमी आएगी और कितने मार्क्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दो बुक्स जो हमें आ रही हैं, क्लियर, वो कौन सी हैं? वो है इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। तो सीबीएसई के लिए ये मैंने क्लास जो है ऑर्गेनाइज करी है और सीबीएसई का ही ये कोर्स डिटेल गिवन है। आईएससी के लिए मैं एक अलग क्लास रिकॉर्ड करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि उनका कोर्स, उनकी मार्किंग स्कीम कैसी और किस प्रकार से गिवन है उनको। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स की। 100 मार्क्स का पेपर है। 100 मार्क्स में 80 मार्क्स का आपको रिटन होगा, क्लियर, और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल और वाइवा वॉइस लिया जाएगा। आप ये लेकर चलिए कि ये बुक्स जो डिवाइडेड करी गई हैं, ये सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए भी ये बहुत जरूरी बनता है कि हम लोग जो है वो इनको अच्छे से पढ़ें। मतलब यहां आपका रिटन होगा तो यहां आपका ओरल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, क्लियर, जिसमें आपको रिटन कुछ भी नहीं करना है, ओरली आपसे पूछा जाएगा, बस रिटन आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, क्लियर। तो यहां हम बात कर रहे हैं 80 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन आपका लिया जाना है सीबीएसई का, उसमें इंडियन इकोनॉमी 40 मार्क्स की आएगी और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी 40 मार्क्स की आएगी। मतलब 2 बुक्स जो आपने पढ़नी है, कौन कौन सी? इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस में से एक ब्रांच मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब एक ब्रांच आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं और दूसरी ब्रांच आप यहां पढ़ने वाले हैं। वहां पर आपने जो ब्रांच पढ़ी वो थी माइक्रो इकोनॉमिक्स और यहां पर आप जो पढ़ेंगे वो क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लियर। मेरी पास्ट 2 लेक्चर्स जो मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए बनाए थे, क्लियर, उसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स बताया था आपको, क्लियर। पर आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये बताने जा रहा हूं कि अब हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, अब हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करनी है और उसका चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ेंगे, क्लियर। हमें क्या शुरू करना है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको मार्किंग स्कीम समझ आ गई कि रिटन 80 मार्क्स, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल, 40 मार्क्स 1 बुक, 40 मार्क्स सेकंड बुक, 40 मार्क्स इंडियन इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स, राइट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को शुरू करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 है मैक्रो इकोनॉमिक्स का और 4 to 6 मार्क्स का एग्जामिनेशन इसमें से आपसे, मतलब क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग जो हम पास्ट क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, पर मैं थोड़ा सा एक फास्ट रिव्यू आपको दूंगा यहां पर कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की। तो यह तो आपको पता है कि इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेस होती हैं? 2 ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सी? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल से डील करती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करती है? एग्रीगेट से। तो मैं यहां पर लिख दूं कि माइक्रो और मैक्रो, तो जो ए है यहां मैक्रो का, माइक्रो का जो आई है वो इंडिविजुअल को डिनोट करता है और इसका ए डिनोट करता है किसको? एग्रीगेट को। एग्रीगेट का मतलब टोटल, क्लियर। और इकोनॉमिक्स तो एक सब्जेक्ट है, क्लियर, जिसकी ये 2 ब्रांचेस हैं, इज अ ब्रांच, क्लियर। कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है विच स्टडीज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इश्यूज। अब इकोनॉमिक वर्ड का मतलब क्या? इकोनॉमिक वर्ड से हमारा मतलब है कि इकोनॉमिक वर्ड मनी से रिलेटेड हुआ, क्लियर। इकोनॉमिक वर्ड जो मनी से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड बहुत सारी क्या है? प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक वर्ड जो मनी से रिलेटेड हुआ, मनी से रिलेटेड बहुत सारी क्या है? प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे क्या है? इश्यूज हैं। पर वो इश्यूज 2 लेवल पे हो सकते हैं। अगर यही प्रॉब्लम्स मनी से रिलेटेड इश्यूज मनी से रिलेटेड कहां पर होंगे? इंडिविजुअल लेवल पर, तो कहां पढ़े जाएंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। पर यही इश्यूज कहां पर होंगे? अगर इकोनॉमी एज अ होल लेवल पर, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पढ़ता है, पर किस लेवल पर? रिलेटेड टू इकोनॉमी एज अ होल। होल का मतलब? होल का मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी। मतलब यहां पर आप प्रॉब्लम
जो पढ़ेंगे, इश्यूज जो पढ़ेंगे वो किससे रिलेटेड पढ़ेंगे? इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो किससे रिलेटेड है? मनी से रिलेटेड है। तो वो प्रॉब्लम्स और इश्यूज आप किस लेवल पर पढ़ने वाले हैं? यहां पर वो आप पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी एज अ होल लेवल पर। मतलब यहां पर इस मनी की मैनेजमेंट, इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे और वेलफेयर करे, वेलबींग करे, स्टेट ऑफ इकोनॉमी को सुधारे। स्टेट का मतलब स्थिति, जो इकोनॉमिक का डेवलपमेंट है वो करे। मतलब वेलफेयर करेगी सारे के सारे, ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, ऑल द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। तो यहां पर वेलफेयर करना है रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री का, मतलब यहां पर पूरी इकोनॉमी की मैनेजमेंट करनी है। और ये करेगा कौन? गवर्नमेंट। इंप्रूव करेगी स्टेट, स्टेट का मतलब एक स्थिति, मतलब अगर पहले हमारी इकोनॉमी जिस कंडीशन में चल रही है उसको और अच्छी कंडीशन में कैसे ले जाया जा सके, कैसे हम लोग एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सके और फॉरेन करेंसी को ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सके, कैसे अपने देश की जीडीपी को क्या कर सके? इंप्रूव कर सके, कैसे अपने देश में जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ा सके। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिसको सरकार इंप्रूव करेगी, गवर्नमेंट इंप्रूव करेगी कि हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलप्ड इकोनॉमी बन सके। क्लियर? और हम लोग ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर सकें। क्लियर? तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज जो किस लेवल पर, इकोनॉमी एज अ होल लेवल पर पढ़े जाते हैं, वो कहां पर पढ़े जाते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो अब हम बात करेंगे कि इसके 2 एग्जांपल्स हैं। क्लियर? सबसे पहला क्या है? एग्रीगेट डिमांड। क्लियर? और दूसरा क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड मतलब अगर सिर्फ डिमांड बोले तो डिमांड किसी एक पर्सन की हो सकती है, पर जब आगे क्या लगा दिया हमने उसके? एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब टोटल। क्लियर? जब टोटल डिमांड की बात करेंगे मतलब ऑल दी कंज्यूमर्स, कहां पर? ऑल दी रेजिडेंट्स, कहां पर? इन दी इकोनॉमी। क्लियर? ऐसे ही एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे तो कहां पर करेंगे? ऑल दी प्रोड्यूसर्स इन दी इकोनॉमी। अगर सिर्फ सप्लाई की बात करेंगे तो हो सकता है कि इंडिविजुअल सप्लाई की बात कर रहे हो, जो कहां पर पढ़ी जाती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है एग्रीगेट को, टोटल को। क्लियर? तो यहां पर जो भी सब कुछ डिसीजन मेकिंग होती है वो गवर्नमेंट अपने आप करती है या अपने अंडर आने वाली मिनिस्ट्रीज से करवाती है, जो उसके अंडर मिनिस्ट्रीज आती हैं, या उसने कोई इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं जिनमें मॉनेटरी पावर का डिसीजन मेकिंग, जिनमें से किसके पास है? आरबीआई के पास। तो देखते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है यहां पर डिसीजन मेकिंग या तो गवर्नमेंट करेगी या गवर्नमेंट किनसे कराएगी? अपने इकोनॉमिक एजेंट से। किनसे कराएगी? अपने इकोनॉमिक एजेंट से। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग जो डिसीजन मेकर्स बोलते हैं वो या तो हम किसको कहते हैं? गवर्नमेंट को। और या हम किसको कहेंगे कि गवर्नमेंट ने आगे कौन बिठा दिए? इकोनॉमिक एजेंट्स, जो क्या लेंगे? इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स हैं, जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स हैं, जो इकोनॉमिक लेवल पर डिसीजन लेंगे, जो देश के अंदर डिसीजन मेकिंग करेंगे। क्लियर? तो ये इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट्स कहलाते हैं। इंस्टीट्यूशनल का मतलब यहां कोई इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग करता नहीं है। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर तो हम लोग बोल रहे हैं इंस्टीट्यूशनल, पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिसीजन मेकिंग कौन करता है? इंडिविजुअल। तो यहां पर हम इसलिए कह रहे हैं इंस्टीट्यूशनल क्योंकि आरबीआई कोई पर्सन का नाम नहीं है, वो कौन है? एक इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नमेंट की मॉनेटरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है।
क्लियर? तो यहां पर हम ये समझ रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जो इकोनॉमिक एज अ होल लेवल पर चलती है, जहां पर डिसीजन मेकर्स कौन है? इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट्स डिसीजन मेकर हैं, और ये किसके बिहाफ पे काम करते हैं? गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करते हैं। यहां से आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको यहां पर जरूर ध्यान देना है। क्लियर? तो ये था मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक एजेंट्स कौन से लेवल के। पर अब मैं आपके लिए 1 मार्क्स का एक और क्वेश्चन यहां पर लेकर आया हूं। वो ये है कि हम लोग इन इंग्लिश टर्म, इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से, इंग्लिश टर्म के हिसाब से हम लोग मैक्रो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, पर जब हम ग्रीक टर्म में पढ़ते हैं तो हम इसको मैक्रोस कहते हैं। मतलब इसको अगर ग्रीक लैंग्वेज में उनके टोन में बोला जाए, क्लियर, तो हम क्या कहेंगे? माक्रोस। दैट इज कि यहां पर ये वर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि ग्रीक टर्म क्या है, किसका? मैक्रो का। तो मैक्रो का ग्रीक टर्म क्या है? माक्रोस। मीनिंग दोनों का एक ही है कि लार्ज लेवल। मतलब मैक्रो का या माक्रोस का मीनिंग यही है कि लार्ज लेवल की बात हो रही है, इकोनॉमी एज अ होल लेवल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इकोनॉमी एज अ होल लेवल की। क्लियर? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किस लेवल पर डील करता है? इकोनॉमी एज अ होल लेवल पर। उसका ग्रीक टर्म क्या है? माक्रोस। और ये लार्ज, इसका मीनिंग क्या होता है? लार्ज होता है। और यहां इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स कौन है? इकोनॉमिक एजेंट्स कौन है? यहां पर इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट्स हैं। उनमें से एक मैंने आपको बताया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे मॉनेटरी डिसीजन मेकिंग करता है। क्लियर? ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी कहते हैं। तो बड़े सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, इकोनॉमिक एजेंट्स कौन से लेवल के? इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट्स। और ग्रीक टर्म, उसका मीनिंग। तो ये हमारे 3 पॉइंट जो हमने अभी क्लियर करे हैं। और अब हम पढ़ेंगे क्या कि स्कोप क्या है, कवरेज क्या है, किसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। यहां कवरेज वर्ड जो है ये मैंने इसलिए लिखा है कि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। स्कोप का मतलब लिमिट्स, मतलब इसके दायरे में आता क्या है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम डिमांड, सप्लाई, क्लियर, ये उसके क्या थे? कंपोनेंट्स थे, वाइटल कंपोनेंट्स पढ़ते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के। इसके मैक्रो इकोनॉमिक्स के वाइटल कंपोनेंट्स क्या है? 2 तो हमने ये पढ़े, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। दीज आर ऑल्सो वाइटल कंपोनेंट्स। देखो एग्जांपल्स है क्या? एग्जांपल्स का मतलब उसके अंदर वो क्या क्या आता है उसके अंदर। क्लियर? तो यहां पर उसके अंदर क्या क्या आ रहा है? किसके अंदर? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप जब आप पढ़ते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में उसका खुद का इंट्रोडक्शन आता है। मतलब इसकी स्कोप में सबसे पहला, क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जान लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ भी और समझ नहीं आएगा जब तक इंट्रोडक्शन नहीं आएगा। जैसे आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जब एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले जाकर आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, वैसे ही किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। तो इंट्रोडक्शन में आपने मीनिंग पढ़ा, डिसीजन मेकर्स पढ़े, उसके टर्म्स पढ़े, डिफरेंट टर्म्स, इंग्लिश टर्म के हिसाब से, ग्रीक टर्म के हिसाब से। और अब आप पढ़ने जा रहे हो कि स्कोप क्या है। स्कोप भी इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है, पर स्कोप ये बताता है कि इसके अंदर कवर क्या क्या होता है। तो सबसे पहला जो इसमें कवर होता है वो है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब पूरे की पूरी नेशन की, नेशन का मतलब इकोनॉमी की, इकोनॉमी का मतलब कंट्री की। तो पूरी की पूरी कंट्री के अंदर ऑल रेजिडेंट्स की क्या जोड़ेंगे आप? इनकम। तो उसके बारे में पढ़ना, उसकी कैलकुलेशन करना, उसके एग्रीगेट्स करना, उसको टोटल कर कर पता लगाना कि देश में इनकम कितनी अर्न हुई है, उसको हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम।
तो इसके कंसेप्ट्स और इनसे रिलेटेड सारे टॉपिक्स आप आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे। ये तो स्कोप के अंदर सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसको पढ़ने के लिए, डिटेल में पढ़ने के लिए आपको चैप्टर नंबर 2, 3 और 4th चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही आपका अगले पॉइंट, जो आपका अगला पॉइंट इसके अंदर आता है, वो आता है थ्योरी ऑफ मनी एंड बैंकिंग। मतलब मनी क्या है, कौन इशू करता है मनी? नॉर्मली मनी कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर फेडरल रिजर्व बोर्ड बोल लो या फेडरल रिजर्व बैंक बोल लो, कहां पर? यूएस में। और हमारे इंडिया में आपको पता ही होगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी इशू करता है। पर हमारे देश में एक और पॉइंट मैं आपको इंपॉर्टेंटली बताऊंगा कि मनी इशू और कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या इशू करती है? 1 रुपी नोट और सारे क्वाइंस कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और बची हुई सारी करेंसी, रेस्ट ऑफ द करेंसी जो बच गई, वो कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे ही हम पढ़ेंगे कि हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम क्या है। पर मनी को पढ़ते हुए सबसे पहले हमें एक और कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, जिसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा चैप्टर नंबर 5 में, बार्टर सिस्टम, जो आपने पढ़ा भी होगा, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज। जैसे मान लो कि मैं किसी पर्सन के पास बार्टर सिस्टम से कोई एक्सचेंज करने गया, तो मैंने बोला सर आप पेन ले लो, मतलब मैं आपको पेन दे देता हूं और बदले में आप मुझे डस्टर दे दो। क्लियर? तो कहने का मतलब वहां बार्टर सिस्टम में क्या एक्सचेंज होता था? कमोडिटी टू कमोडिटी। पर बार्टर सिस्टम का मीनिंग तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे कि बार्टर सिस्टम को क्यों हटा दिया गया और क्यों इंट्रोड्यूस करा गया, किसको? मनी को। फिर हम पढ़ेंगे क्या? बैंकिंग। बैंकिंग के अंदर हम 2 तरीके के मेनली बैंक पढ़ने वाले हैं। एक तो देश के पूरी बैंकिंग सिस्टम को चलाने वाला कौन? सेंट्रल बैंक। और दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे क्या? देश के अंदर जो देश के लोग होते हैं जाकर अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कहां पर चलाते हैं? कमर्शियल बैंक के अंदर। और कमर्शियल बैंक क्या करता है? क्रेडिट क्रिएशन करता है। मतलब आप जाकर वहां पर पैसा जमा करते हैं और आपके पैसे को ही वो क्या करता है? सर्कुलर फॉर्म में आपके पैसे को घुमाता है। मतलब आप जो पैसा जमा करते हैं वो आपके पास सरप्लस में था, इसलिए आपने बैंक में जमा कर दिया कि इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, पर वही पैसा वो आगे लोगों को एज अ क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा क्रेडिट क्रिएशन का सिस्टम। सेंट्रल बैंक कौन होते हैं, कमर्शियल बैंक कौन होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब चीजें हम चैप्टर नंबर 5 में मनी का पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 6 में हम बैंकिंग का पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि अगर लोग काम करेंगे तो देश के अंदर प्रोडक्शन होगी तो हमारी देश की जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी का मतलब जो फिनिश गुड प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे पेन भी क्या है? आउटपुट है, जो मुझे लिखने में मदद कर रहा है। पर ये आउटपुट प्रोड्यूस किसने किया? जो इस पेन को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है, और उस कंपनी के अंदर जो इंप्लॉय काम करते हैं, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट है, क्लियर, उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, ये सर्विस भी इस एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा है, क्योंकि मैं जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ये मेरी जॉब है। तो इसको जब मैं परफॉर्म करूंगा तो मैं एम्प्लॉयड बाय द सर्विस सेक्टर ने मुझे क्या किया है? एम्प्लॉयड किया है, और इससे मैं जीडीपी में क्या करूंगा? अपना कंट्रीब्यूशन दूंगा। क्लियर? तो जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और फिनिश गुड से रिलेटेड कंसेप्ट्स हम कहां पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 7 और 8। तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम है, मनी इशू या बैंकिंग सिस्टम को चलाना वो भी मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमी एज अ होल लेवल पर चलने वाली चीजें हैं। कहीं भी आपको क्या 3 टॉपिक्स में इंडिविजुअल लेवल नजर आया? नहीं, क्योंकि ये भी आप पूरी कंट्री लेवल पर देखते हैं, ये भी पूरी कंट्री लेवल पर देखते हैं, और ये भी। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, जर्नल प्राइस लेवल। जर्नल प्राइस का मतलब
जो पूरे के पूरे कंट्री में किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस है वो उसका जनरल प्राइस हो गया। मतलब मान लो कि हमारे देश में रोटी जो बनती है व्हीट से बनती है, व्हीट से फ्लोर बनता है आटा, और आटे को आप किस पे कन्वर्ट कर देते हैं, रोटी बनाते हैं उसकी, क्लियर, चपाती बोलते हैं जिसको। तो वो पर्टिकुलर जो फ्लोर है उसका क्या प्राइस है पूरी कंट्री में, दैट इज द प्राइस ऑफ फ्लोर इन दी कंट्री, तो वो क्या कहलाएगा, उस प्रोडक्ट का जनरल प्राइस कहलाएगा। अब हो सकता है कि डिमांड बढ़ने से या डिमांड के इफेक्ट करने से हो सकता है ये प्राइसेस क्या हो, फ्लक्चुएट हो। अगर ये प्राइस बढ़ते हैं डिमांड के इफेक्ट करने से तो उसको क्या कहेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप, मतलब महंगाई हो गई, मतलब प्राइस क्या हो गए, राइज हो गए। तो कहते हैं क्यों, क्योंकि क्या हो गया, एक्सेस डिमांड हो गया। तो किसने बोला क्यों, कहते हैं डिमांड इतनी बढ़ गई कि प्रोडक्ट अब अवेलेबल नहीं है। जब प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा तो प्राइसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ऐसे ही क्या हुआ, जब डिफ्लेशनरी गैप आया तो कहते प्राइस गिर गए, कहते क्यों, कहते डिमांड ही नहीं रही, अब डिमांड प्रोडक्ट की नहीं रही, तो इससे क्या कहेंगे, डेफिसिट डिमांड। मतलब ये कंसेप्ट हम कहां पढ़ने वाले हैं, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप कहां पढ़ने वाले हैं, एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड कहां पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9 के अंदर। और इन दो यूनिट्स का आपस में बहुत बड़ा इंटरलिंक है, तो ये हम सब कंबाइन कर पढ़ेंगे, क्लियर। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट स्कोप के अंदर क्या क्या आएगा। जैसे प्राइस मैनेजमेंट भी मैक्रो लेवल का पॉइंट था, जनरली क्या प्राइस चल रहा है पूरी की पूरी होल कंट्री में, तो ये भी कंट्री लेवल की प्रॉब्लम थी। कंट्री लेवल की एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई देखी जा रही है। कौन सी डिमांड देखी जा रही है, एग्रीगेट डिमांड, क्लियर। फिर हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट का रोल क्या है। अब गवर्नमेंट क्या, सिर्फ गवर्नमेंट वर्ड जहां लिखा हो उसका मतलब क्या होता है, सीजी। सीजी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट अपने बजट को कैसे मैनेज करती है। सर बजट का मतलब, बजट का मतलब कैसे वो अपनी रिसीट्स को और एक्सपेंडिचर को मैनेज करती है, कि कहां कहां से गवर्नमेंट को क्या आएंगी, रिसीट्स आएंगी, और कहां कहां गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर्स करेगी। तो उस सब चीजों को मैनेज करना किसके रोल के अंडर आता है, गवर्नमेंट के। और गवर्नमेंट के लिए यह काम कौन करता है, उसकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हर साल 1 फरवरी को बजट लॉन्च किया जाता है, क्लियर। कहां पर, लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। तो यहां पर जो है आपका बजट जो है उसकी मैनेजमेंट जो है वो कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, अपने दो तरीके के 2 पॉइंट को बांटकर। मतलब यहां पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, मैनेजमेंट कर रही है। किस चीज की मैनेजमेंट, कि कितनी उसकी रिसीट्स आएंगी और कितने उसके एक्सपेंडिचर होंगे। तो यहां पर हम पढ़ेंगे रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसे अपना बजट बनाती है। एक बजट का समय कितना होता है, मतलब एक बजट कितने समय के लिए बनता है, 1 साल के लिए, एक फिस्कल ईयर के लिए, एक फिस्कल ईयर के लिए, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ये हम पढ़ेंगे कहां पर, रोल ऑफ द गवर्नमेंट में, चैप्टर नंबर 10 के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज की फॉरेन एक्सचेंज रेट। सर फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है, यह भी कंट्री लेवल पर होता है, यह भी किसी इंडिविजुअल लेवल पर नहीं होता। मतलब यहां पर एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी के एक्सचेंज में कितनी वैल्यू रखती है। मतलब मान लो आज डॉलर 65 रुपीज का है, तो मुझे 65 रुपीज देकर कितने डॉलर मिलेंगे, $1। तो एक्सचेंज रेट क्या बता रहा है कि कितनी वैल्यू है किसकी, डॉलर की, इन कंपैरिजन टू रुपी, INR, क्लियर क्लियर। तो INR कितना वैल्यू रखता है किसके कंपैरिजन में, डॉलर के कंपैरिजन में। तो ये सब चीजें आप डिमांड, इसकी डिमांड सप्लाई भी पढ़ेंगे कि मनी की डिमांड सप्लाई कितनी है, कौन सा मनी, रुपी या डॉलर। तो उसकी डिमांड सप्लाई के बारे में आप वो सब डिटेल में आप चैप्टर नंबर 11 के अंदर पढ़ेंगे।
क्लियर। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? जैसे एक देश दूसरे देश से क्या करता है, इंपोर्ट करता है, और उस देश को सामान बेचता भी है, जिसको आप क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट। जब हम किसी से सामान परचेज करेंगे तो हमें उसको क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट। और जब हम किसी को सामान बेचेंगे तो उससे क्या होगा, हमें फॉरेन करेंसी रिसीव होगी। तो उस पेमेंट को, उस पेमेंट के रिकॉर्ड्स को मैनेज करने का काम किसका होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आता है। इसके अंदर बड़े सारे टॉपिक आप पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड, करंट अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स, अकोमोडेटिंग आइटम्स, ऑटोनोमस आइटम्स। तो ये सब डिटेल में हम लोग ये टॉपिक में अंदर पढ़ेंगे। क्लियर। तो ये था कि इसके अंदर क्या क्या कवर होता है। नेशनल इनकम कवर होती है, उसके एग्रीगेट्स कवर होते हैं, क्योंकि ये नेशन की इनकम है, इकोनॉमी एज अ होल लेवल है। अब हम देखेंगे कि कैसे हर पॉइंट इकोनॉमी एज अ होल लेवल कैसे है, क्योंकि पूरे नेशन की इनकम है तो इकोनॉमी एज अ होल लेवल है। ऐसे ही मनी बैंकिंग भी क्या है, इकोनॉमी एज अ होल लेवल है। क्लियर। ऐसी इंप्लॉयमेंट किस लेवल पर पड़ी जाती है कि पूरे देश में देखें कितना इंप्लॉयमेंट है, कितनी जीडीपी प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या इंडिविजुअल लेवल देख रहे हैं, नहीं, इकोनॉमी एज अ होल। पूरे देश में जनरल प्राइस लेवल किसी प्रोडक्ट का क्या चल रहा है, क्या इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी गैप तो क्रिएट नहीं हो रहे। हाउ टू बैलेंस द इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप, तो ये सब चीजें भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ऐसे ही हम पढ़ेंगे रोल ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट किस तरीके से अपना बजट बनाती है। क्लियर। एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, एक फिस्कल ईयर के लिए गवर्नमेंट का बजट उसके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कैसे बनाती है, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। जो हर साल 1 फरवरी को बजट लॉन्च करा जाता है, तो वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे, तो ये भी आपने देखा गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर है, तो इकोनॉमी एज अ होल की बात हो रही है। फिर जब दूसरे कंट्री के साथ आपके जो रिलेशंस हैं, एक्सचेंज रेट वगैरह जो आप कंपेयर करेंगे, तो वो भी किस लेवल की प्रॉब्लम है, इकोनॉमी एज अ होल लेवल की। और लास्ट पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, जो स्कोप के अंदर लास्ट पॉइंट आता है, वो है कि किस तरीके से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मैनेजमेंट, किस चीज का मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, उसके सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स की कितना पैसा हमने इंपोर्ट का देना है और कितना एक्सपोर्ट्स का फॉरेन एक्सचेंज करेंसी हमारे पास आना है, तो सब चीज को बैलेंस, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, डिटेल में सब इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक जो हमने कवर करे वो मैं आपको एक बार गिना देता हूं। सबसे पहले हमने समझा कि कोर्स में क्या है, 40 मार्क्स की इंडियन इकोनॉमी, 40 मार्क्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर। और फिर हमने चैप्टर नंबर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स का शुरू किया, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, पहला पॉइंट ध्यान से सुनना, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग। दूसरे नंबर पे हमने इकोनॉमिक एजेंट्स। क्लियर। तीसरे नंबर पे हमने ग्रीक टर्म समझी। क्लियर। फोर्थ नंबर पे हमने पढ़ा स्कोप। क्लियर। और एक पॉइंट में 5th नंबर पे आपको इंपॉर्टेंटली एक पॉइंट और बताना, 5th पॉइंट इंपॉर्टेंटली और बता रहा हूं कि आप इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स का वीडियो नंबर 2 देखिए। क्लियर। बहुत जरूरी है आपके लिए। पार्ट 1 भी आपको देखना चाहिए, पर वीडियो नंबर 2 जरूर देखिए, क्योंकि वो भी क्लास 12th के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो भी इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कवर करा गया है, आपके कोर्स का हिस्सा है, तो आपको पढ़ना चाहिए। क्लियर। तो ये 5 टॉपिक आज के लिए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर, मैं आपके लिए आगे 2nd चैप्टर लेकर आऊंगा और उसमें हम पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम के अंडर क्या क्या आता है, कितने प्रकार के गुड्स होते हैं, तो पूरा डिटेल में वो सब हम पढ़ेंगे। ये सारे नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, वहाँ पर नोट्स अवेलेबल है। आप टेलीग्राम चैनल से नोट्स, क्लियर, जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहाँ सब जगह आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं।
क्लियर, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है और गूगल पे भी टाइम टू टाइम अपडेट्स आते रहते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है हमारी क्लासेस से रिलेटेड, कोई भी क्लास हो, बेशक वो अकाउंटेंसी की हो, बिजनेस स्टडीज की हो या इकोनॉमिक्स की हो, हर वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक गिवन है। आप अपनी प्रॉब्लम हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, और हम आपको जितना जल्दी हो सकेगा आपकी प्रॉब्लम या तो आपको व्हाट्सएप के द्वारा ही क्लियर करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में आपकी सारी प्रॉब्लम्स हम क्लियर करेंगे। तो ये क्लैरिफिकेशन मैंने आपको दे दिया कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको बिल्कुल भी टेंस नहीं होना है। आपकी प्रॉब्लम जो है वो या तो व्हाट्सएप के थ्रू या अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी क्लियर करेंगे। अकाउंटेंसी की होगी तो अकाउंटेंसी की नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, जिस भी सब्जेक्ट की होगी उसकी नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। क्लियर? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्लियर? और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। बाय।